दोस्तों, एक फौजी जो रात दिन बॉर्डर पे रह करके अपने देश की सेवा करता है, वही फौजी एक दिन अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद में वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। पर जैसे ही शाम के वक्त अपने घर पर नहीं पहुंचता है, ये देख करके जो उसके घर के लोग होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, वो परेशान होने लगते हैं। उसकी तलाश की जाती है और तलाश करने के बाद में लगभग 3 दिनों का समय बीत जाता है और 3 दिनों के बाद ये जानकारी होती है तो गांव से कुछ दूर पर एक तालाब होता है और उस तालाब में अधजली हालत में उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। ये देख करके, ये सुन करके लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। आखिरकार उस फौजी के साथ में ऐसा क्या हुआ था और किसने उस फौजी को मारा था, ये सब जानेंगे आज की इस कहानी में। मगर दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। पंचायत घाट, और उसी पंचायत घाट थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चकनगला। राम सजीवन अपने 2 बेटे रमेश और दिनेश के साथ में रहा करते हैं। दिनेश, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास होती है, जो अपने घर में राम सजीवन का छोटा बेटा होता है, जिसकी सीआरपीएफ में टेबल के पद पर तैनाती होती है। और उसकी शादी उसके पास के ही गांव में एक जगजीवन नाम के व्यक्ति की बेटी के साथ में हो जाती है, जिसका नाम रमा होता है। वो दोनों अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रमा की सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर तैनाती होती है। रमा जिस स्कूल में पढ़ाया करती है, उसी स्कूल के बगल में दिनेश कुमार एक प्लाट लेता है और प्लाट लेने के बाद में अपना मकान बनवाता है और मकान बनवा करके वहीं पर रहने लगता है। रमा अपने उस मकान से अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है और दिनेश कुमार सीआरपीएफ के पद पर, कांस्टेबल के पद पर जो तैनात होता है, वो श्रीनगर में अपनी नौकरी किया करता है, अपनी ड्यूटी किया करता है। इसी बीच एक दिन वो अपनी छुट्टी लेकर के, 20 दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर के लिए निकलता है। पर जैसे ही वो अपने घर के लिए निकलता है, वो अपने बड़े भाई रमेश कुमार को फोन करता है, क्योंकि जो रमेश कुमार होते हैं वो अपने पिता के साथ में अपने गांव में ही रहा करते हैं। रमेश कुमार से फोन करता है, कहता है कि भाई आज हम अपने घर आ रहे हैं और शाम तक हम घर पहुंच जाएंगे। रमेश कुमार कहता है कि चलिए ठीक है, जब आप घर पहुंच जाना तो एक बार हमसे बात जरूर करना। पर जैसे ही शाम का समय होता है, जब दिनेश कुमार रमेश के पास में फोन नहीं करता है, तो ये देख करके रमेश परेशान होने लगता है। वो सोचता है कि चलिए हम दिनेश से बात करते हैं, और शाम के करीब 8 बजे के आसपास वह अपने भाई दिनेश के मोबाइल पर फोन करता है। दिनेश का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। तभी वो दिनेश की पत्नी रमा के पास में फोन करता है और रमा से पूछता है, रमा को बताता है कि आखिरकार, रमा से कहता है कि दिनेश कहां पर है। रमा कहती है कि भैया वो तो अपनी ड्यूटी में है। रमेश कहता है कि दिनेश को आज घर आना था, उसने हमसे ये चीज बताई थी, उसने हमसे ये बात बताई थी कि आज शाम को वो घर आ जाएगा। क्या अभी तक वो घर नहीं पहुंचा? दिनेश की पत्नी रमा कहती है कि मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं बताई। पर अगर आप कह रहे हैं कि उन्हें घर आना था, तो फिर वो अभी तक आए क्यों नहीं? ये जान करके जो दिनेश की पत्नी रमा होती है, वो भी परेशान होने लगती है। वो तुरंत जहां पर दिनेश की पोस्टिंग होती है, उसके यूनिट को फोन करती है, वहां से जानकारी करती है। वहां के जो दिनेश के अधिकारी होते हैं, दिनेश के यूनिट से रमा को यह बात बताई जाती है कि दिनेश 20 दिन की छुट्टी लेकर के कल ही यहां से निकला है। हो सकता है कि रास्ते में अपने किसी दोस्त यार के यहां रुक गया हो, वो घर पहुंच जाएगा। रमा जैसे ही ये बात सुनती है, रमा भी सोचती है कि हो सकता है कि वो अपने किसी यार दोस्त के घर चला गया हो। यही बात वो दिनेश के भाई रमेश को बताती है और कहती है कि भैया हो सकता है कि वो अपने किसी यार के यहाँ चले गए हो, अपने किसी दोस्त के यहाँ चले गए हो। पर जैसे ही दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी वो जब दिनेश अपने घर पर नहीं पहुंचता है, तब जो दिनेश का भाई रमेश होता है वो परेशान होने लगता है
और उसके बाद में वो उन लोगों की, दिनेश की तलाश चालू कर देते हैं। जितने भी रिश्तेदार होते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं, जितने भी उनके जानने वाले होते हैं, हर जगह दिनेश की जानकारी की जाती है, पर कहीं से भी दिनेश का कोई सुराग नहीं मिलता है। यह देख करके सारे लोग परेशान होने लगते हैं। तभी जैसे ही लगभग 3 दिन का समय बीतता है, 3 दिन का समय बीतने के बाद में इधर जो दिनेश का भाई रमेश होता है वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो पुलिस स्टेशन जा करके पुलिस को बताता है कि साहब, मेरा भाई दिनेश जो सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, वो छुट्टी लेकर के अपने घर आ रहा था, पर रास्ते से ही वो पता नहीं कहां गायब हो गया है। अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली है। यह सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस भी सोचने लगती है कि आखिरकार जो व्यक्ति छुट्टी लेकर के अपने घर आ रहा हो वो अभी तक अपने घर पहुंचा क्यों नहीं। अब इस चीज की तलाश पुलिस भी चालू कर देती है। इधर जैसे ही 3 दिन का समय बीतता है, गांव से पास में ही कुछ दूर पर होता है। जब लोग उस तालाब की तरफ घूमते हुए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तालाब के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो पूरी तरह से जल चुकी थी। बस कुछ ही उस पर शिनाख्त के रूप में बचा हुआ था। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। इधर यह बात की जानकारी दिनेश की पत्नी रमा को भी होती है, पर रमा कहती है कि वो मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो अभी तक घर आए ही नहीं है। आखिरकार उनको कौन मार सकता है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। रमा उस डेड बॉडी को देखने के लिए नहीं जाती है। अब इस बात की सूचना जैसे ही दिनेश के भाई रमेश को लगती है, रमेश उस डेड बॉडी के पास में पहुंचता है, देखता है। उस अधजली डेड बॉडी को देख करके रमेश अपने भाई दिनेश को पहचान जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरा भाई ही है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में पुलिस उसकी शिनाख्त करती है। जब इस चीज की जानकारी दिनेश की पत्नी रमा को दी जाती है तो रमा भी परेशान होने लगती है और उसका भी रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। उधर दिनेश के परिवार वाले, दिनेश के माता पिता, सभी का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है और पोस्टमार्टम के पास भेजवाने के बाद में वो दिनेश के भाई रमेश को अपने पास में बुलाती है और रमेश से कहती है कि क्या दिनेश से कोई दुश्मनी थी या फिर दिनेश की किसी से कोई दुश्मनी थी। तब जो रमेश होता है वो कहता है कि साहब, अभी तक मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे दिनेश की ऐसी कोई दुश्मनी रही हो जो उसकी जान ले, जो उसकी हत्या कर दे। पुलिस के लिए यह गुत्थी सुलझाना बड़ा ही मुश्किल होता है। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। पुलिस दिनेश की पत्नी रमा से पूछताछ करती है। रमा भी पुलिस को यही बताती है कि साहब, मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दिनेश की हत्या कर दे। पुलिस परेशान होने लगती है। कई दिनों तक ये मामला इसी तरीके चलता रहता है। पुलिस इस खोजबीन में लगी रहती है कि आखिरकार दिनेश को मारा तो किसने मारा। पुलिस को जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है, एक बार फिर वो दिनेश के भाई रमेश को थाने पर बुलाती है। थाने में बुलाने के बाद में फिर वो एक बार रमेश से जानकारी करती है और रमेश से कहती है कि आखिरकार कोई ना कोई तो होगा जो आपके भाई का दुश्मन हो, जिसने आपकी भाई की हत्या की हो। तब जो रमेश होता है वो कहता है कि साहब, कहीं ना कहीं जो मेरा शक है वो मेरे भाई की पत्नी रमा पर ही है। पुलिस ये सुनकर के चौंक जाती है। वो कहती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा आपको क्यों लगता है? कोई पत्नी अपने ही पति की हत्या क्यों करवाएगी? तब जो रमेश होता है वो कहता है कि साहब, कई बार कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से ये जो शक है वो उसकी पत्नी रमा के ऊपर ही जाता है। साहब, दिनेश और उसकी पत्नी रमा के बीच में बहुत कम बनती थी, क्योंकि दिनेश अक्सर घर से बाहर रहा करता था और इस बीच जो दिनेश की पत्नी रमा है उसके घर पर कई लोगों का आना जाना था। पुलिस ये सुन करके परेशान हो जाती है। पुलिस उस एंगल से भी तलाश करने की कोशिश करती है, इस केस को खोलने की कोशिश करती है। तभी एक दिन जो पुलिस होती है, तभी एक दिन पुलिस रमा के पास में पहुंचती है, रमा से पूछताछ करती है।
रमा कहती है कि साहब, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम एक स्कूल में टीचर हैं, हमारे पति जो सीआरपीएफ में जवान थे, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, हम खुद परेशान हैं, फिर आप लोग मेरे ऊपर ही ये इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे ऊपर यही शक कर रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों है? पुलिस रमा की बातों में आ जाती है, पर पुलिस सब रमा के ऊपर गुप्त तरीके से नजर रखना चालू कर देती है। पुलिस रमा के मोबाइल को चेक करती है। चेक करने के बाद में उसमें एक नंबर मिलता है, जिसको देख करके पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस रमा से पूछताछ करती है। रमा पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, वो सच नहीं बताती है, झूठ बोलती है। तभी जो पुलिस होती है वो रमा से सख्ती से पूछताछ करती है और उसको कहती है कि अगर आपने जो सच्चाई है वो नहीं बताई तो आपके खिलाफ सारे सबूत हमें मिल चुके हैं। जैसे ही रमा इस बात को अपने कानों से सुनती है, वो टूट जाती है और टूट जाने के बाद में वो पुलिस के सामने एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुन करके जो गांव के लोग होते हैं, रमेश के घर के लोग होते हैं, रमेश के माता पिता होते हैं, वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार कोई पत्नी अपने पति के साथ में ऐसा क्यों कर सकती है। दरअसल दोस्तों, जो रमा होती है वो पुलिस को बताती है कि रमा पुलिस को बताती है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, देखने में बहुत सुंदर थी। इसी बीच एक वैकेंसी आती है टीचर की, पर उस टीचर की वैकेंसी जो कैंसिल हो जाती है और कैंसिल होने की वजह से रमा का उस पर चयन नहीं हो पाता है। इधर जो रमा के पिताजी होते हैं वो परेशान होने लगते हैं कि बेटी की उम्र शादी करने के लायक हो गई है और वो अपने बेटी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश चालू कर देते हैं। तभी उनको ये जानकारी मिलती है कि एक लड़का जो सीआरपीएफ में जवान है, सरकारी नौकरी करता है, वो अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ, दिनेश के साथ में तय कर देते हैं। दोनों की शादी होती है, दोनों अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिन के बाद में यूपी टीचर की वैकेंसी आती है और जिस वैकेंसी में रमा का चयन हो जाता है। जैसे ही रमा का चयन होता है, उसका चयन उसके गांव के करीब ही होता है, उसके मायके के करीब में होता है। अब वो अपने घर से वहां पर पढ़ाने के लिए जाती है और फिर वो अपने मायके में ही रह करके उस घर पर पढ़ाने लगती है, उस स्कूल में पढ़ाने लगती है। इधर जो रमेश होता है, रमेश के घर वाले, इधर जो दिनेश होता है, दिनेश के घर वाले होते हैं, उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो रमा से कहते हैं कि दिनेश कई बार ये कोशिश करता है कि उसका ट्रांसफर अपने गांव के करीब करा ले, अपने घर के करीब करा ले, पर जो दिनेश रमा का ट्रांसफर नहीं करवा पाता। तभी वो रमा से कहता है कि आप अपने मायके में रहती हैं, जिसकी वजह से जो अपनी ड्यूटी में रहा करता है, जब वो घर आता है तो उसको भी अपनी ससुराल में ही रहना पड़ता है। इसलिए कहता है कि हमें यहां पर लगातार रहना अच्छा नहीं लगता है। रमा अपने पति दिनेश से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक जमीन खरीद लेते हैं और जमीन खरीद करके यहीं पर एक खुद का मकान बनवा लेते हैं। दिनेश वही करता है, एक प्लॉट लेता है और प्लॉट लेने के बाद में वहीं पर अपना मकान बनवा लेता है। इधर जो रमेश होते हैं, रमेश के और अपनी पत्नी रमा को लेकर के उसी मकान में रहने लगता है और रमा अब वहीं से स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने लगती है और दिनेश जो है वो अपनी ड्यूटी पे श्रीनगर चला जाता है। इधर अब जो दिनेश के बड़े भाई रमेश होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वो लोग अपने गांव में ही रहा करते हैं। दिनेश की पत्नी रमा अपने मकान पर अकेले रहा करती है। जिस स्कूल में पढ़ाया करती है उसी स्कूल में एक टीचर का सिलेक्शन होता है, जिसकी अभी शादी नहीं होती है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास होती है। अब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस तरीके से होती है कि उन दोनों के बीच में बातें होने लगती हैं। बातें यहां तक बढ़ती हैं कि अब जो वो लड़का होता है, जो वो टीचर होता है, वो रमा के घर भी आने लगता है।
जिसका नाम लवकुश होता है, वो रमा के घर भी आने लगता है। दोनों एक साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद में उन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से संबंध भी बनाने लगते हैं, क्योंकि इधर जो दिनेश होता है वो कई कई महीनों तक अपने घर पर नहीं आ पाता है। रमा लवकुश के साथ में खुश रहती है। उसको एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। उन दोनों के बीच में रिश्ते हो जाते हैं। ये बात एक बार जब दिनेश छुट्टी लेकर के घर आता है तो ये बात उसके मोहल्लों के लोगों द्वारा पता लगती है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ में संबंध रखती है। दिनेश अपनी पत्नी से इस विषय में बात करता है, पर जो दिनेश की पत्नी रमा होती है वो दिनेश से कहती है कि मैं अकेले घर पर रहती हूं, लोगों को कहना, लोगों को कलंक लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको अगर हम पर विश्वास नहीं है तो फिर हम लोगों का रिश्ता ही किस मतलब का। दिनेश अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और वो कहता है कि चलिए ठीक है। पर जैसे ही 20 दिन की छुट्टी बीतती है, छुट्टी बीतने के बाद में दिनेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। दोबारा फिर वो छुट्टी लेकर के आता है, फिर उसे इस चीज की जानकारी मिलती है। तभी वो अपनी पत्नी को काफी मारता है, पीटता है और उसके बाद में वो स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचने के बाद में उस टीचर से भी उसका झगड़ा हो जाता है। ये बात उन दोनों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरी लगती है। दिनेश फिर वहां से छुट्टी खत्म होती है और अपने ड्यूटी पर चला जाता है। तीसरी बार दिनेश के मन में यह बात घूमती रहती है। उसके बाद यह दिमाग में उसके ये बात बैठ जाती है कि पीठ पीछे उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ में संबंध बनाती है। इस बात को लेकर के उसे टेंशन होने लगती है। तभी एक दिन वो सोचता है कि इस बार मैं चुपचाप बिना बताए हुए अपने घर जाऊंगा और अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ूंगा। वो वहां से निकलता है, छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद में वो अपनी पत्नी रमा को फोन भी नहीं करता है। वो अपने भाई रमेश को फोन करता है और रमेश से कहता है कि भैया मैं कल घर आने वाला हूं और घर आने के बाद में मैं आपसे बात करूंगा। पर जैसे ही वो तीसरे दिन घर आता है उसकी बात नहीं होती है। रमेश को इस बात को लेकर के चिंता होने लगती है। रमा पुलिस को बताती है कि जैसे ही रात के 11 बजे के करीब दिनेश अपने घर पहुंचता है और डोरबेल को बजाता है, रमा उस समय लवकुश के साथ में अपने कमरे पर होती है, लवकुश की बाहों में होती है। जैसे ही रमा देखती है कि रात के 11 बज रहे हैं, आखिरकार इस घर पर इस समय कौन आ सकता है, बच्चे जो उसके दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं, वो तुरंत उठती है, अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद में वो लवकुश को अपने बच्चों के रूम में जो बेड होता है उस बेड के नीचे छुपा देती है। दरवाजा खोलती है, दिनेश घर पर जाता है और दिनेश रमा से पूछता है कि आखिरकार घर पे कौन था। रमा कहती है कि कोई नहीं था। दिनेश रमा के बातों में भरोसा कर लेता है। रमा दिनेश से कहती है कि मेरी जितनी भी मुझसे गलतियां हुई हैं उनके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने उन सारी चीजों को छोड़ दिया है और मैं उन सारी चीजों को भूल गई हूं। मैं अब केवल आपकी हूं। दिनेश को भी ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है, हो सकता है गलतियां हो गई हैं, अगर अब वो माफी मांग रही है तो उसे माफ कर देना चाहिए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद में दिनेश को नींद आ जाती है। दिनेश सो जाता है। जैसे ही दिनेश सो जाता है, जैसे ही दिनेश गहरी नींद में सो जाता है, उसी समय जो रमा, जो लवकुश वहां पर छिपा होता है, उसको बुलाती है और बुलाने के बाद में वो दोनों कहते हैं कि आज तो हम लोग बच गए। अगर ये आज हम लोगों को पकड़ लेता तो शायद हम दोनों को जान से मार देता। इसलिए आज हम लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। आज इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए और हम लोग आज इसे अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। उसी समय रमा अपने किचन में जाती है और किचन में जाने के बाद में वो चाकू लेकर के आती है। चाकू दिनेश को देती है। उसी सोते वक्त जो चाकू लवकुश को देती है, उसी सोते वक्त जो लवकुश होता है उस चाकू से दिनेश के सीने पर कई वार कर देता है। दिनेश छटपटाने लगता है, काफी कोशिश करता है अपने आप को बचाने को, पर तभी जो रमा होती है वो दिनेश के पैरों को दबा लेती है, पकड़ लेती है और लवकुश उसकी गर्दन को दबा देता है। मौके पर दिनेश की मौत हो जाती है और उसके बाद में वो दोनों एक बोरी में उसकी डेड बॉडी को भर करके रमा की स्कूटी पे रख करके गांव के बाहर जो तालाब होता है उस तालाब में जा करके उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं।
और गाड़ी से पेट्रोल निकालते हैं। पेट्रोल निकालने के बाद में उस डेड बॉडी पर डालते हैं और डाल करके उसे जलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही डेड बॉडी अधजली हो जाती है, वो दोनों वहां से आते हैं और उसके बाद में लव कुश जो होता है वो अपने गांव चला जाता है। रमा चुपचाप अपने घर पर रहने लगती है। जैसे ही पुलिस रमा के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है। गांव के लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक पत्नी अपने स्वार्थ के लिए अपने ही पति की हत्या कैसे करवा सकती है। पुलिस रमा को गिरफ्तार करती है और रमा की निशानदेही पर लवकुश को भी गिरफ्तार करती है और उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। हमारे समाज में आज इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनसे हम लोगों को सावधान रहने की और सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आपका साथी सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।